बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। रोमांटिक वर्ड बना है रोमांस से, और रोमांस का मतलब होता है नॉन वायलेंस। रोमांस का मतलब होता है इंजॉय करना। दूसरा वर्ड है इमेजिनेशन, इसका मतलब होता है कल्पना करना। नेशनल जो है वो नेशन से बना है, और नेशन जो है वो नेशनलिज्म से बना है। तो नेशनल फीलिंग यानी नेशनलिज्म की फीलिंग। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से जो रोमांटिक है, रोमांस है, नॉन वायलेंस है, उससे एक नेशनल फीलिंग डेवलप होती है। उसका नेशनल फीलिंग डेवलप करने में क्या रोल है, ये देखेंगे हम लोग। आइए हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वार्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। नेशनलिज्म का जो डेवलपमेंट है, ये जो फीलिंग है, ये सिर्फ वार से, युद्ध से और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से ही ये फीलिंग नहीं आई है। और दूसरा क्या है, कल्चरल प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग आइडिया ऑफ द नेशन। आर्ट एंड पोइट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प्ड एक्सप्रेस शेप नेशनलिस्ट फीलिंग्स। वार और टेरिटोरियल एक्सपेंशन मतलब युद्ध के द्वारा और अपने साम्राज्य का एक्सपेंशन करने के द्वारा ही सिर्फ नेशनलिज्म नहीं आता है, बल्कि नेशनलिज्म और भी कुछ से आता है, और वो है कल्चर। कल्चर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है नेशनलिज्म को डेवलप करने में और नेशन के आइडिया को डेवलप करने में। कल्चर में आपको आता है आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज़, म्यूज़िक, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फूडिंग हैबिट्स आती हैं, कॉस्ट्यूम्स आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं कल्चर में। तो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि कल्चर का क्या रोल है नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने में। लेट अस लुक एट रोमांटिसिज्म। यहाँ पे रोमांटिसिज्म की परिभाषा बताई जाएगी। ए कल्चरल मूवमेंट विच साउट टू डेवलप ए पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। तो ये नेशनलिज्म पनपाने में कल्चर का भी बहुत बड़ा रोल था, और जब कल्चर के आधार पर नेशनलिज्म पनपता है तो इसे रोमांटिसिज्म बोला जाता है। यहाँ पे रोमांटिसिज्म लिखा हुआ है, और ये लास्ट में ISM इज्म है। जिस वर्ड के लास्ट में ISM इज्म होता है वो एक आइडियोलॉजी होती है, वो एक विचारधारा होता है। तो रोमांटिसिज्म मतलब हमने आपको बतला दिया कि कल्चर के आधार पर नेशनलिज्म डेवलप करना। ठीक, अब जो लोग रोमांटिसिज्म को फॉलो करते हैं, जो लोग ये काम करते हैं, जो कल्चर के आधार पर नेशनलिज्म को डेवलप करते हैं, उन लोगों को बोला जाता है रोमांटिसिस्ट, या उन्हें रोमांटिक आर्टिस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, रोमांटिक आर्टिस्ट उसको फॉलो करते हैं, रोमांटिसिज्म को फॉलो करते हैं। मतलब रोमांटिक आर्टिस्ट उन्हें बोलते हैं जो कल्चर के आधार पर नेशनलिज्म डेवलप करते हैं। रोमांटिक आर्टिस्ट्स एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। तो जो रोमांटिक आर्टिस्ट हैं, मतलब जो रोमांटिसिज्म पर विश्वास करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, मतलब नेशनलिज्म की फीलिंग जो कल्चर के आधार पर डेवलप करते हैं, जो ये लोग होते हैं, ये रीज़न और साइंस को क्रिटिसाइज़ करते हैं, इस पर बल नहीं देते हैं कि नेशनलिज्म का रीज़न क्या होगा, नेशनलिज्म के पीछे में साइंस क्या है। जैसे कि हम लोगों में नेशनलिज्म क्यों है भाई, तो हम लोगों में नेशनलिज्म इसलिए है क्योंकि हम लोग एक हैं। एक क्यों हैं, तो भाई एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक फ्लैग है, एक लॉ है, वगैरह वगैरह। तो इन सब चीज़ों पे नहीं ये जोड़ देते हैं कि एक तर्क वितर्क इस पे नहीं होता है कि हम लोग, हमारे यहाँ नेशनलिज्म क्यों है। तो रोमांटिक आर्टिस्ट जो होते हैं फोकस्ड इंस्टीड ऑन इमोशंस, इंट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। तो इमोशंस का मतलब होता है भावना, इंट्यूशन का मतलब होता है आत्मज्ञान, और मिस्टिकल का मतलब होता है रहस्यवाद, या फिर मिस्टिकल का मतलब अध्यात्म भी होता है। तो भावनाओं के जुड़ाव से जो नेशनलिज्म डेवलप हो, भावना के आधार पर जो नेशनलिज्म डेवलप हो कि हम सारे लोग हैं, इस देश के हैं, इस मिट्टी के हैं, और इस सारे देश के लोगों के बीच में आपस में एक दूसरे से भावना से जुड़े हैं, और इस देश की मिट्टी से हम भावना से जुड़े हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्लैग है, लॉज है, वगैरह वगैरह, इन सारी चीज़ों से तो हैं ही, वो तो जुड़े हुए हैं ही, वो तो लीगल चीज़ें हैं जिससे कि हम जुड़े हुए हैं। लेकिन ये लीगल चीज़ों पर बल नहीं देते हैं। ठीक है, ये साइंस पर बल नहीं देते हैं, रीज़न पर बल नहीं देते हैं, बल्कि ये भावनाओं पर, इमोशंस पर बल देते हैं कि हम इमोशनली जुड़े हुए हैं अपने देश से और अपने देश के लोगों से।
देयर इफोर्ट वाज टू क्रिएट ए सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, ए कॉमन कल्चरल पास्ट एज द बेसिस ऑफ नेशन। मतलब इनका जो प्रयास होता है, ये प्रयास इस बल पे होता है कि जो हमारा जो नेशन है और जो हमारा नेशनलिज्म है, इसका आधार जो है वो एक शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज है। ठीक है, मतलब जो कि हमारा जो नेशन है, नेशन कैसे बना है, तो शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज से बना है और कॉमन कल्चरल पास्ट से बना है। तो शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, हेरिटेज का मतलब होता है विरासत, जो चीज़ हम लोग अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं। जैसे ये ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टीज़ ही नहीं बल्कि रीति रिवाज, संस्कार, हमारी संस्कृति, हम लोग ये सब चीज़ें भी प्राप्त करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी विरासत हैं। तो ये जो विरासत है ये शेयर्ड है, मतलब हम सारे, जैसे भारत के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो भारत है, भारत का एक विरासत है। जो इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये जो वेजिटेशन है और ये जो हमारा कल्चर है, ये सारा चीज़ जो है ये एक हमारा हेरिटेज है। तो ये सारे हेरिटेज को हम लोग आपस में सब लोग शेयर कर रहे हैं, पूरे भारत के लोग, और इसके आधार पर हमारे अंदर में नेशनलिज्म है। ठीक, और हेरिटेज के अलावा और क्या चीज़ है, तो कॉमन कल्चरल पास्ट। कॉमन कल्चरल पास्ट मतलब हमारी एक सांस्कृतिक इतिहास है जो कॉमन है हम सारे भारत के लोगों का। हम सारे भारत के लोग अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हुए, हम सारे भारत के लोग मुग़लों के ग़ुलाम हुए, हम सारे भारत के लोगों का एक अपना एक कल्चरल इतिहास है, कल्चरल समृद्धि है, सांस्कृतिक समृद्धि है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि नेशन का आधार यहाँ पर क्या है, तो हमारा एक कल्चर है और हमारा हेरिटेज है। अदर रोमांटिक सच एज द जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्रीड हर्डर 1744 to 1803 had claimed that true German culture was to be discovered among the common people। इनका ये कहना है कि जो जर्मन का जो कल्चर है वो कल्चर कहाँ पर है, वो कल्चर कॉमन पीपल पे है, आम लोगों पर है। जो आम लोग जो आम भाषा बोलते हैं, जो आम उनका पहनावा है, तो इनसे उनकी पहचान बनती है। कोई आदमी रहने वाला है टर्की का, तो टर्की का एक अपना पहनावा है, टर्की के लोग एक अलग अपना भोजन खाते हैं, टर्की के लोगों का अपना एक लैंग्वेज है। तो ये कॉमन पीपल, वहाँ के जो कॉमन लोग हैं, ठीक है, एक सामान्य लोग हैं, वो जो कल्चर जो उनमें है, ठीक है, उस तो उनके अंदर जो प्रवृत्ति है उसी से ट्रू कल्चर जो है उसी से बनता है। इट वाज थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री, फोक डांसेज दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन वाज पॉपुलराइज्ड। फोक का मतलब होता है लोक, लोक मतलब क्षेत्रीय। तो जो कुछ क्षेत्रीय सॉन्ग्स होते हैं, मतलब जो पार्टिकुलर उसी क्षेत्र में गाए जाते हैं, उनके गाने का जो तरीका होता है वहीं पर होता है। फोक पोइट्री मतलब कुछ कविताएं होती हैं जो पार्टिकुलर उसी क्षेत्र में बोली जाती हैं। डांसेस होते हैं उस जगह का जो, तो इस तरीके के जो गीत हैं, जो पोइट्रीज़ हैं, जो डांसेस हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये पहचान है कि जिस जगह पर ऐसा इस तरीके का डांस होता है तो वो उस जगह की पहचान है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी नेशन की आत्मा जो है वो कहाँ बसती है, तो वो वहाँ के फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री, फोक डांसेस, यानी कि वहाँ की जो पार्टिकुलर डांस हैं, कॉस्ट्यूम्स हैं, फूडिंग हैबिट्स हैं, ये सारी चीज़ों में वहाँ का जो नेशन की आत्मा बसती है, मतलब वो सारी चीज़ें वहाँ की पहचान हैं। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग These forms of folk culture was essential to the project of nation building। ये जो हर्डर साहब हैं, इनका कहना है कि नेशन बिल्डिंग के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए इन सारी जो फोक कल्चर्स हैं इनको कलेक्ट करना और इनको रिकॉर्ड करना एक एसेंशियल प्रोजेक्ट है, तब जा कर के हमारा नेशन बनेगा। मतलब नेशन को बनाने के लिए इन सारी चीज़ों पर हमें ध्यान देना होगा और इन्हें बटोरना होगा, इन्हें एक जगह पर लिखना होगा और इन्हें रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि यही हमारी सभ्यता की पहचान है। द एम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर वाज नॉट जस्ट to recover an ancient national spirit but also to carry the modern nationalist message to large audiences who were mostly illiterate। यहाँ पर वर्नाकुलर का मतलब होता है रीजनल या लोकल लैंग्वेज। वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब लोकल लैंग्वेज, जो जैसे हम लोग मगही, भोजपुरी ये सब बात करते हैं। और दूसरी बात लिखी हुई है लोकल फोकलोर।
फोकलोर का मतलब होता है कि जो लोकल डांस होते हैं, लोकल म्यूज़िक होते हैं, लोकल सॉन्ग्स होते हैं। तो एंशिएंट नेशनल स्पिरिट को ही सिर्फ रिकवर करने के लिए ये सब काम नहीं किया जा रहा था, ये तो हो ही रहा था, इसके साथ कुछ और भी हो रहा था। तो क्या हो रहा था, तो ज़्यादातर जो पब्लिक थी, वो पब्लिक जो थी वो इलिटरेट थी, मतलब पढ़ी लिखी नहीं थी। तो फिर उसको नेशनलिज़म कैसे सिखाया जाएगा। अभी आप लोग बच्चों क्लास 10th में पढ़ते हो, 9th में पढ़ कर के 10th में आए हो, तो आपको 9th में हमने आपको नेशनलिज़म सिखाया, अभी 10th में आप लोगों को इतना नेशनलिज़म सिखा रहे हैं और अभी सिखा ही रहे हैं, अभी आप पूरी तरीके से सीखे भी नहीं हैं। तो आप लोगों को 9th की 10th की इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ रहे हैं, तो आप नेशनलिज़म सीख रहे हैं। तो फिर जब आप सोचिए कि जो इलिटरेट लोग हैं, जो गांव में लोग रहते हैं, जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको आप नेशनलिज़म कैसे सिखाइएगा। तो उनको नेशनलिज़म सिखाने का यही तरीका था, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज है, तो मोस्टली जो इलिटरेट लोग हैं, इन लोगों में नेशनलिज़म डालने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं इस पे बल दिया जाए, और जो लोकल फोकलोर्स हैं इसको कलेक्ट किया जाए, और कलेक्ट करके अपनी एक पहचान बनाई जाए। और जब हमारी पहचान बनेगी तो इससे नेशनलिज़म क्रिएट होगा और हमारा एक नेशन स्टेट बनेगा। आगे देखते हैं। दिस वाज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण पोलैंड में देखने को मिलता है। आइए देखते हैं क्या होता है पोलैंड में। विच हैड बीन पार्टीशन एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी बाय द ग्रेट पावर्स रशिया, प्रसिया एंड ऑस्ट्रिया। पोलैंड पर ये 3 देश जो थे, रसिया, प्रसिया और ऑस्ट्रिया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि प्रसिया कहने का मतलब जर्मनी, जर्मनी को पहले प्रसिया बोलते थे। तो ये जो 3 देश हैं, ये 3 देशों ने मिल करके क्या किया कि पोलैंड पर अटैक कर दिया और पोलैंड को 3 भागों में बांट दिया, ठीक है। इस तरीके से पोलैंड 3 भाग में बट गया, और एक पे रशिया का कब्जा हो गया, दूसरे पर प्रसिया का कब्जा हो गया, और एक पर ऑस्ट्रिया का कब्जा हो गया, ठीक है। अब ये 3 टुकड़ों में पोलैंड बट चुका था। आगे देखते हैं क्या होता है। इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी। अब जब 3 टुकड़ों में पोलैंड को बांट दिया गया तो पोलैंड अब कोई इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं रहा, और उस समय ये बेचारा एक कमज़ोर देश था। अब कमज़ोर देश छोड़िए, अब तो टुकड़ा टुकड़ा ही इसका हो चुका है, और ये तीनों जो थे ये बड़े पावरफुल कंट्रीज़ थे। इसके सामने वो बेचारा क्या करता, असहाय था। आगे देखते हैं। नेशनल फीलिंग्स वेयर केप्ट एलाइव थ्रू म्यूज़िक एंड लैंग्वेज। नेशनलिस्ट फीलिंग वेयर केप्ट एलाइव, मतलब अपने जो नेशनलिस्ट फीलिंग है उसको ज़िंदा रखा गया थ्रू म्यूज़िक एंड लैंग्वेजेस। मतलब ये 3 टुकड़ों में बटा हुआ देश, 3 अलग अलग देशों का कब्जा था, लेकिन ये लोग तीनों जगह पर ये लोग पूरी कोशिश करते थे कि अपने पोलिश भाषा बोलेंगे। पोलैंड की भाषा को पॉलिश बोलते हैं, जैसे इंग्लैंड की भाषा इंग्लिश होती है। तो ये लोग अपने म्यूज़िक, अपने लैंग्वेज, अपने कल्चर को हर कीमत पर नहीं छोड़ रहे थे। और एक बात आप लोग को हम यहाँ पर और बता दें, भारत में आज से लगभग 2500 साल पहले एक टीचर हुआ करते थे जिनका नाम था विष्णुगुप्त। ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। इन्होंने उसी समय में बोला था कि कोई देश तब तक नहीं हारता है जब तक वो अपनी संस्कृति को पकड़े हुए है, वो अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ता है। तो बच्चों, संस्कृति का बहुत बड़ा रोल होता है। जब तक हम अपने कल्चर को पकड़े हुए हैं तब तक कोई देश हमें नहीं हरा सकता है। ये बात आचार्य विष्णुगुप्त ने कहा था, लगभग 2500 साल पहले की बात है। देखिए यहाँ पर भी वही बिल्कुल बात दिखाई दे रही है। ये पोलैंड के लोग बिल्कुल समझिए कि आचार्य चाणक्य की बात मान रहे हैं। ये 3 टुकड़ों में बट करके भी ये अपना म्यूज़िक और अपना लैंग्वेज और अपना कल्चर को नहीं छोड़ रहे हैं। आगे देखते हैं। कैरोल कुरपिंस्की। कैरोल कुरपिंस्की जो थे ये पोलैंड के एक थिएटर आर्टिस्ट थे और एक थिएटर चलाते थे। कैसे, शेक्सपियर जो था, शेक्सपियर एक ड्रामाटिस्ट था और वो इंग्लैंड का था। उसी तरीके से ये जो कैरोल साहब थे ये पोलैंड के थे और ये भी ड्रामाटिस्ट थे। इनका अपना स्टेज था और उस पर ये ड्रामा बनाया करते थे, लोग देखते थे, क्योंकि उस ज़माने में मूवीज़ तो था नहीं, तो थिएटर ही बहुत बड़ा मनोरंजन का साधन हुआ करता था। आइए इनके बारे में देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेराज एंड म्यूज़िक। तो यहाँ पर ये बात हो रही, ओपेरा का मतलब होता है थिएटर। तो ये क्या करते थे, 3 देश 3 टुकड़ों में जब पोलैंड बट चुका था तो ये अपने ओपेरा में, मतलब ये अपने थिएटर्स में उन म्यूज़िक और उन ड्रामा को दिखाते थे जिससे कि पोलैंड का कल्चरल रिलेशन हो। आगे देखते हैं। फोक डांसेस लाइक द पोलोनेज एंड मजूरका इनटू
नेशनलिस्ट सिंबल पोलोनेज और मजूरका, ये पोलैंड के डांसेस हैं जो पोलैंड में ही डांस किए जाते हैं और वहीं पर मनाया जाता है। कैसे हमारे देश में भांगड़ा है जो कि पंजाब का है डांस, ठीक है, भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, बिहू डांसेस है, अलग अलग रीजन के अलग अलग डांस है। तो उसी तरीके से ये पोलैंड का डांस था और ये पोलैंड का डांस था। तो जब ये पोलैंड जो है वो 3 टुकड़ों में बट गया तो कैरोल साहब ने इन डांसेस को नहीं छोड़ा, हमेशा अपने थिएटर में इन डांसेस को दिखाया करते थे और दिखा दिखा करके अपने देश की नेशनलिज्म की फीलिंग को जिंदा रखते थे। आगे देखते हैं बच्चों, लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। लैंग्वेज का भी बहुत बड़ा रोल होता है नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने में। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन, Polish language was forced out of schools and the Russian language was imposed everywhere। हमने अभी पिछले पैराग्राफ में पढ़ा कि रशिया, प्रसिया और ऑस्ट्रिया ने पोलैंड पर कब्जा करके 3 टुकड़ों में बांट दिया। रसिया ने जो पोलैंड पर कब्जा किया तो वो वहाँ के पोलिश जो लैंग्वेज था उसको डिस्करेज कर रहा था। उसके हिस्से में जो पोलैंड का एरिया पड़ता था, उस पोलैंड के एरिया में अपने जो स्कूल्स में पढ़ाई होती थी वहाँ पर पोलिश लैंग्वेज को उसने हटा दिया फोर्सफुल्ली, और वहाँ पे ज़बरदस्ती वहाँ के लोगों को रशियन लैंग्वेज पढ़ाने लगा रशिया ने। आगे देखिए क्या होता है। इन 1831 एन आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल टूक प्लेस विच वाज अल्टीमेटली क्रस्ड। 1831 में क्या हुआ कि जो वह पोलैंड का वह हिस्सा जो कि रशिया के कब्जे में था, वहाँ पर एक आर्म्ड रिबेलियन मतलब वहाँ पर एक विद्रोह हो गया। आर्म्ड मतलब सशस्त्र, हथियार के साथ उन लोगों ने विद्रोह कर दिया। लेकिन रशिया चूँकि एक बहुत पावरफुल कंट्री था, वो इसको क्रश कर देता है, मतलब उसको कुचल देता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1830 में फ्रांस में जो रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, जिसमें कि दोबारा एब्सोल्यूट मोनार्की को हटा करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाई गई थी। और यहाँ पर देखिए जिसका चिंगारी पहुँच गया था बेल्जियम में, बेल्जियम आज़ाद हो गया नीदरलैंड से, और उसकी दूसरी चिंगारी पहुँची ग्रीस से जो कि आज़ाद हो गया ऑटोमन टर्की से। अब वो वही चिंगारी 1831 में पोलैंड में पहुँच चुकी थी और पोलैंड ने भी विद्रोह कर दिया रशिया के खिलाफ। Following this, many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance। क्लर्गी का मतलब होता है चर्च के लोग, मतलब पुजारी लोगों को क्लर्गी बोला जाता है। फॉलोइंग दिस मतलब रशिया के इस डिसीज़न के फलस्वरूप क्या हुआ कि जो क्लर्गी थे पोलैंड के, उन लोगों ने लैंग्वेज को अपना हथियार बनाया और वो लोग लैंग्वेज जो अपना था, उनकी जो पोलिश लैंग्वेज थी, वो लोग उसमें बात करना नहीं छोड़ते थे, क्योंकि अब उनके पास एक यही मात्र हथियार बचा था अपने देश को बचाने के लिए। पॉलिश वाज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग्स। चर्च में जो गैदरिंग होती थी, मतलब जो पूजा पाठ होता था, उसमें पॉलिश लैंग्वेज का यूज़ ये लोग करने लगे क्या, इनकी तो भाषा ही थी, वो करते रहें। एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस मतलब और भी जो जैसे शादी होता है, विवाह होता है, बच्चों का जन्म होता है, जिस तरीके से जो भी कैसे हमारे यहाँ पर होता है, तो पंडित जी आते हैं, वो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जो पूजा पाठ होता है। तो इन सब पूजा पाठ जो होती थी, उन लोगों की जो पूजा होती थी, उसमें ये लोग पॉलिश लैंग्वेज का यूज़ किया करते थे। एज ए रिज़ल्ट इसका नतीजा क्या हुआ कि ए लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप्स वेयर पुट इन जेल और सेंट टू साइबेरिया बाय द रशियन ऑथोरिटीज़ एज ए पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूज़ल टू प्रीच इन रशियन। प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी और बिशप्स का मतलब होता है मुख्य पुजारी, मतलब पुजारियों का जो होता है वो हेड होता है। ठीक है, कैसे हमारे यहाँ मठ होता है, मठाधीश होते हैं, संत होते हैं, उनके बड़े बड़े और भी हेड होते हैं, उसी तरीके से। दूसरी बात जो है यहाँ पे लिखा हुआ है साइबेरिया। तो रशिया में एक जगह था, उसका नाम था साइबेरिया, जो कि बहुत ही ठंडा जगह है। वहाँ पर लोग जाएंगे तो ठंड से ही मर जाएंगे। और रशिया का वहाँ पर एक बहुत बड़ा जेल था, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमारे देश में अंडमान एंड निकोबार में अंग्रेज़ों ने सेल्यूलर जेल बनाया था और हमारे जो इम्पोर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स थे उनको उस जेल में बंद किया कर देता था। तो जो पुजारी थे, जिन लोगों ने रशियन लैंग्वेजेस में पूजा पाठ करवाने से मना कर दिया और जो लोग पॉलिश भाषा में पूजा पाठ करवाते थे, उन प्रीस्ट्स को और उन बिशप्स को क्या किया गया, जेल में डाल दिया गया। ठीक है, एक पनिशमेंट के रूप में। द यूज़ ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज ए सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। और इस तरीके से जो पॉलिश भाषा थी वो रशियन डोमिनेंस यानी कि रशिया की जो मनमानी थी, रशिया की रंगदारी थी, उसके खिलाफ पॉलिश भाषा एक हथियार के रूप में देखी जाने लगी, एक सिंबल हो गया स्ट्रगल का।